अगर तानाशाह माननीय प्रधानमंत्री है तो तानाशाही इसमें भी कोई कमी नहीं है, दोनों में कोई कमी नहीं है, आप इसमें कोई अंतर नहीं ढूंढ सकते। वो तो आरएसएस ने इसीलिए उनको आगे बढ़ा। तो मैं समझता हूँ कि अगर सिख और मुस्लिम इकट्ठा आता तो 15-20% जो लिबरल हिंदू है वो वोट भी उधर उसके तरफ ट्रांसफ़र होता है, तो ये एक ताकत बन सकती है। चाहे उसके लिए कांग्रेस को बेनिफिट होगा या ये कोई बात खड़े होंगे, हमारा ये कहना है। ये मान के चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आरएसएस की विंग। इसमें तो उन्होंने केजरीवाल की अपनी स्टेटमेंट है कि मैं तो आरएसएस का प्रोडक्ट हूँ, तो इसमें कौन सी बात है। इनका काम ही ये रहा, इनका बेस ही है, इनको क्या लेना देना किसी से। इंदिरा गांधी कभी सिखों के खिलाफ नहीं थी। इंदिरा गांधी 1974 में जसदार गुरचरण सिंह टोडा को बुलाया, ज्योति बसु को बुलाया, उन दोनों को कहा कि ये जेपी मूवमेंट आरएसएस के घोड़े पर चढ़ी है, आप मेरा साथ दे दें ताकि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। हर रोज़ पटाखे फूटते थे, किसी न किसी मुसलमान का नाम आ जाता था। नतीजा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी को आरएसएस ने आगे बढ़ाया। ये सारे का सारा आंदोलन आरएसएस का आंदोलन था। इस आंदोलन ने जाकर सरदार मनमोहन सिंह और जब बाद में उसी अपने राहुल को किसी ने जनेऊ पहनाया, किसी ने मंदिर घुमाना गया, किसी ने ब्राह्मण बनाया, किसी ने सारा कुछ कराया। नतीजे क्या निकले आप अगर देखें तो संजय गांधी का जो पीरियड है वो आरएसएस का पीरियड है, पूरे का पूरा आरएसएस। तुर्कमान गेट देखे, जामा मस्जिद का एरिया देखे, सारा देखे तो वो संजय गांधी के समय हुआ। संजय गांधी के बाद पूरी कांग्रेस आरएसएस ही कांग्रेस बनी। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। सर, आज आपने कहा कि जो है सरदार हुकुम सिंह और सरदार भूपेंद्र सिंह, हाँ, दोनों ने संविधान सभा जब संविधान को यूनानिमसली अडॉप्ट किया जा रहा था, उस वक्त इन लोगों ने कहा कि ये संविधान माइनॉरिटीज़ को, खासतौर से मुस्लिम्स और सरदारों को जो है प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। हाँ, मेरा ये कहना, मैं दया सिंह, मैं ऑल इंडिया पीस मिशन का अध्यक्ष भी हूँ। मुझे सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे और बाद में सिंह सभा शताब्दी कमेटी के वो प्रधान बन गए और मैं सेक्रेटरी था, और हमारे जो बातें हमारे पास में हुई तो सरदार हुकम सिंह जी ने मुझे बताया कि 26 नवंबर 1949 को जब अडॉप्शन होना था तो हमने वॉकआउट किया। हमारे से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपने वॉकआउट क्यों किया, हमने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये माइनॉरिटीज़ ख़ास तौर पर सिख और मुस्लिम को प्रोटेक्शन नहीं दे सकेगा। हमारा ये कहना है कि पिछले 40 साल का जो इतिहास हमने देखा है उसमें पहले सिख निशाने पर आया और उसके बाद मुसलमान निशाने पर आया। इन दोनों कम्युनिटी, क्योंकि इन दोनों कम्युनिटी को इस देश का जो हिंदू है, ख़ास तौर पर आरएसएस है, वो इनको मार्शल कौम मानता है। उसको पता है कि ये दोनों ने राज किया और इनके पास ताकत रही है, इसलिए उनको ये चिंता है। तो इसलिए उन्होंने पहले सिखों को और अब मुसलमानों को उसी जगह पर पहुंचा दिया। अब सवाल उठता है कि क्या हम अलग अलग ही रहें या हमें इकट्ठा होना चाहिए। मैंने 19 नवंबर 2022 को जब मुसलमानों को गुड़गांव में नमाज अदा नहीं करने दी जा रही थी तो हमने कहा वो गुरुद्वारे में नमाज अदा करवा देते हैं। नतीजा ये निकला कि 13 महीने जो किसान आंदोलन, जो 700-800 किसान शहादत भी दे बैठे, 13 महीने उस गर्मी सर्दी सब में बैठे रहे। जैसे ही सिख और मुस्लिम एक गुरुद्वारे के उस नमाज के साथ इकट्ठा होने लगा तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना तीनों कानून उसी दिन वापस ले लिया। 9:30 बजे, 11 बजे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं ये समझता हूँ कि सिख और मुस्लिम जब तक इस देश का हिस्सा है, इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। ये सरदार हुकम सिंह जी का भी कथन था कि सिख और मुस्लिम को ये उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि हिंदुस्तान एक तभी रह सकता है, भारत एक तभी रह सकता है जब ये दोनों ताकतें इकट्ठी रहेंगी। ये ऐसा मेरा मानना है और आज जो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि इस पर आगे भी काम किया जाना और बाकी भी सब लोगों को नज़दीक आना चाहिए। जो अपने आप को लिबरल हिंदू समझते हैं उनको भी आने। तकलीफ तब होती है जब नूह में एक हो रहा था, जो हालात बने थे, तो हमने उस समय देखा अपने सामने। तो उस समय मस्जिद के सामने, सोना मस्जिद के सामने सारे ही सिख इकट्ठे हो गए तो किसी ने उस मस्जिद को हाथ नहीं लगा। मुसीबत ये है कि हम वीडियो तो बनाने लग जाते हैं पर हम उनको बचाने की कोशिश नहीं करते। हमारी कोशिश ये है कि सिख और मुस्लिम को एक मंच पर आना चाहिए और बाकी लोगों को भी इसके साथ आना चाहिए। अभी हमने 26 अक्टूबर 2024 को चंडीगढ़ जो सरदार हुकम सिंह ने ही एस्टेब्लिश किया था, सिंह सभा, केंद्रीय सिंह सभा भवन, वहीं हमने सम्मेलन किया था क्योंकि उसी संविधान का जो अडॉप्शन का डे है उसका 75वां वर्ष है। तो अब 26/11/2024 को
हम जालंधर प्रेस क्लब में भी ये एक मीटिंग करने जा रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा सिख और मुस्लिम होंगे और बाकी लोगों को भी बुलाया और फिर पत्रकारों से भी बातचीत की जाएगी। हमारी कोशिश है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी इसमें आगे बढ़े और हमें खुशी है कि सब लोगों ने हमें साथ दिया। तो ये समझता हूँ कि इस देश में इस समय ज़रूरत है हम सबको एक होने की। और ये जो लोग धर्मगुरु और बाकी चीज़ें जो हमारे सामने कहते हैं, ये उस समय तब कहाँ जाते हैं जब ये हालात पैदा होते हैं, उस समय शांति। और मैं तो कई बार हंस के कहता हूँ कि ये धर्मगुरुओं की समस्या बहुत है कि अपने आप को कथित धर्मगुरु तो मानते हैं, पर ये जब आचरण में मीठी मीठी बातें करना बहुत आसान है। जब 1984 के सिखों के गले में टायर डाले जा रहे थे तब ये धर्मगुरु कहाँ गए थे। मुझे खुशी है कि 500 ट्रक सिखों के मेवात में फंसे, किसी भी एक ट्रक को खरोंच नहीं आई और सारे ही जो ड्राइवर थे या कंडक्टर थे उन सबको सुरक्षा प्रदान की गई और कोई तकलीफ नहीं आई। इसी तरह चाहे कानपुर हो, चाहे बोकारो हो, चाहे इलाहाबाद हो, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम था मुस्लिम ने उनका साथ दिया। मैं समझता हूँ सिख और मुस्लिम के दर्द एक हैं, इन दोनों को साथ आना चाहिए और फिर कुदरती है, फिर वो सब लोग आपके पास साथ आ जाएंगे। अभी संजय कुछ विचार कर रहा था, मैंने संजय से मैं पूछना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह ने जो भाईचारे का माहौल बनाया था, आप सब ने मिलकर जो हालात पैदा किए, आज इस हालात का अगर कोई जिम्मेदार है वो संजय और वही सारे ग्रुप हैं जो आज ये मान कर रहे हैं कि हम ये बड़े बड़े सेकुलर। तब तो आपका सेकुलरिज्म कहाँ गया था? हमारे सवाल है उनसे। आम आदमी पार्टी ने जो हालात पैदा किए मनमोहन सिंह के समय, एक देश का वो सुनहरी काल था, उसका सत्यानाश अगर किसी ने किया तो इन्हीं लोगों ने किया। आज अपने आप को बहुत लिबरल और बहुत अपने अपने ढंग से पेश करेंगे, उसके अर्थ क्या है? जब आप बचा सकते थे आपने नहीं बचाया, जब इस देश को आप बचा सकते थे आपने नहीं बचाया। मुझे तो तब तकलीफ़ आई जब 2013 में 3 व्हीलर्स पर लिखा जा रहा था कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। तो क्या कारण, क्या समझते हैं? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं, सिखों का वोट तो लेना चाहते हैं, पर मुसलमानों और सिखों को केवल वोट समझ रहा है। ये सिख और मुसलमान को समझ आना चाहिए कि हम केवल वोट नहीं है, हमें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हकीकत बयान कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब के लोगों ने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिताया। आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि वहाँ आम आदमी पार्टी नहीं जीतती। आप ये समझें कि आम आदमी पार्टी को आरएसएस ने केवल और केवल पंजाब ने इसलिए भेजा ताकि जैसे दिल्ली में कांग्रेस मुक्त हुई, पंजाब में सिख पॉलिटिकली मुक्त हो जाए, और वो उन्होंने किया। हमारे 2017 में जब मैं गया तो मैंने ये बात कही, वो वोट कोई आम आदमी पार्टी को नहीं था। कांग्रेस टूटती जा रही थी, अकाली दल की पोजीशन नहीं रही थी, इसलिए वो वोट जो है वो इनको पड़ा। इसका कोई वहाँ कोई लेना देना आम आदमी पार्टी का नहीं है, ना इनको कोई वोट है, ना इनको कोई पूछ रहा है। इस समय अकाली दल जिस हालात में अकाली दल को आरएसएस, और ये तो आरएसएस का प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में क्योंकि बीजेपी को सिख वोट नहीं देता इसलिए उन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया और ताकि ये उनका वोट कटुआ बन जाए और इसका कोई लेना देना नहीं हो सकता। ये मान के चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आरएसएस की विंग। इसमें तो उन्होंने केजरीवाल की अपनी स्टेटमेंट है कि मैं तो आरएसएस का प्रोडक्ट हूँ, तो इसमें कौन सी बात है? इनका काम ही ये रहा, इनका बेस ही है, इनको क्या लेना देना किसी से। अगर तानाशाह माननीय प्रधानमंत्री है तो तानाशाही इसमें भी कोई कमी नहीं है, दोनों में कोई कमी नहीं है, आप इसमें कोई अंतर नहीं ढूंढ सकते। वो तो आरएसएस ने इसीलिए उनको आगे बढ़ाया ताकि कांग्रेस मुक्त हो जाए तो मुसलमानों से ख़त्म हो जाएंगे, मुसलमानों की ताकत ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह सिख मुक्त हो जाए तो पंजाब से सिखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो वो तो ये काम कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे उसमें जब मुसलमान अपना कुछ फ्यूचर जो आम आदमी पार्टी में देख रहे हैं, उनको क्या संदेश दें? मैं समझता हूँ कि इसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे, वो उसी आरएसएस के जाल में फंसना चाह रहे हैं। मैं समझ, ये सिख भी फंसे, मैं ये नहीं कह रहा कि सिख नहीं फंसे। मैं समझता हूँ आज भी 2 फरवरी 2025 में जो दिल्ली का चुनाव होगा, मैं समझता हूँ सिख और मुस्लिम जो है 25 सीट पर स्विंग करता है, उनको आगे आना चाहिए, ऐसा आगे आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर सिख और मुस्लिम इकट्ठा आता तो 15-20% जो लिबरल हिंदू है वो वोट भी उधर उसके तरफ ट्रांसफ़र होता है, तो ये एक ताकत बन सकती है। चाहे उसके
इसके लिए कांग्रेस को बेनिफिट होगा या ये कोई बात खड़े हो गए। हमारा ये कहना है कि इनको 2024 की तैयारी अभी से करनी चाहिए। मैंने तो कांग्रेस को पिछले बार भी कहा था कि आपकी एक गलती है जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने इंडिया गठबंधन में समझौता 32 सीट का नुकसान हुआ। मैंने यहाँ दिल्ली में कहा था कि आप 7 सीट हारोगे, जबकि पंजाब में हमने कहा था कि तुम 7 सीट जीतोगे, 7 सीट कांग्रेस जीत कर आई। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में कोई आम आदमी पार्टी का कोई स्टेप वो अस्तित्व नहीं है, वो तो केवल एक कारण बन गया कि जब सामने नहीं था तो लोगों ने वोट डाल दिया और कोई उनका लेना देना नहीं। सरदार जी, मेरा आखिरी सवाल, जिस कांग्रेस ने ये कहा हो, कांग्रेस के नेताओं ने, कि जब बरगद का पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, बहुत बढ़िया बात आपने की। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस का साथ देने की बहुत बढ़िया बात की आपने। मैं कई बार कहता हूँ इंदिरा गांधी कभी सिखों के खिलाफ नहीं थी। इंदिरा गांधी 1974 में जसदार गुरचरण सिंह टोडा को बुलाया, ज्योति बसु को बुलाया, उन दोनों को कहा कि ये जेपी मूवमेंट आरएसएस के घोड़े पर चढ़ी है, आप मेरा साथ दे दें ताकि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। जब ज्योति बसु ये मान के चले गए बंगाल के लिए 32 साल अनहिंड्रेड राज किया, जबकि जसदार गुरचरण सिंह टोडा ने कहा कि मैं बादल जी से बात करके आपको बताऊंगा। बादल ने कहा कि हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। नतीजा क्या निकला कि जिस सेकुलर क्रेडेंशियल पर हम खड़े थे, जिस ताकत हमने 1962, 1965 और 1971 के सिखों ने फौज में आगे होकर काम किया, उसी का क्या हालात बने कि पूरी कांग्रेस को ही आरएसएस ही बना दिया। आप अगर देखें तो संजय गांधी का जो पीरियड है वो आरएसएस का पीरियड है, पूरे का पूरा आरएस। तुर्कमान गेट देखे, जामा मस्जिद का एरिया देखे, सारा देखे तो वो संजय गांधी के समय हुआ। संजय गांधी के बाद पूरी कांग्रेस आरएसएस ही कांग्रेस बनी और सारे काम आरएसएस ने ही करवाए। कांग्रेस का नाम कांग्रेस। तो ये कहना कि अगर किसी ने तो मासूम है कि आरएसएस वालों को नहीं, कांग्रेस को तो ये समझ ही नहीं आ रही। मासूम ही नहीं है, मूर्ख भी है। मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेस मासूम है, कांग्रेस को समझ नहीं आ रही। वो समझती है कि सारे लोग हमें वोट डाल देते, इसलिए हम। वो आरएसएस बड़े करीने से काम करती है। वो हर पार्टी में हर एक जगह वो हिंदू माइंडसेट क्रिएट करती है। उसने हर जगह हिंदू माइंडसेट क्रिएट करे। आज आप देखें जब 2014 में जब सरदार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, एक बार उन्होंने कहा कि मैं 1984 का इसमें संसद पटल पर जब माफ़ी मांगी तो सिख और मुस्लिम साथ आ गए। नतीजा ये हुआ कि 2004 में जिस कांग्रेस को 145 सीट मिली थी, उसी कांग्रेस को 2009 में 206 सीट मिली, 61 सीट का बेनिफिट हुआ। जबकि ये आम आदमी पार्टी और आरएसएस ने जो ये क्रिएट किया, लोकपाल वाला जो इशू क्रिएट किया, हर रोज़ पटाखे फूटते थे, किसी न किसी मुसलमान का नाम आ जाता था। नतीजा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी को आरएसएस ने आगे बढ़ाया। ये सारे का सारा आंदोलन आरएसएस का आंदोलन था। इस आंदोलन ने जाकर सरदार मनमोहन सिंह और जब बाद में उसी अपने राहुल को किसी ने जनेऊ पहनाया, किसी ने मंदिर घुमाना गया, किसी ने ब्राह्मण बनाया, किसी ने सारा कुछ कराया। नतीजे क्या निकले? कांग्रेस में से जो सिख और मुस्लिम था वो साइड ट्रैक कर गए और 19% वोट आए। 2014 में भी 19% था, 2019 में उनको 19% ही वोट मिला। इसका मतलब है कि 20%, 25%, आप 18% मुस्लिम का और 3% सिख का ले लें तो 24% और 19% वो लगा, 40% वोट तो वैसे के वैसी कांग्रेस के पास है। पर कांग्रेस अपने उस बात को समझ नहीं सकी। इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में भी सारा मुसलमान इस बार कांग्रेस के साथ खड़ा था। मुसीबत कांग्रेस ने अपनी, कांग्रेस को ये था ही नहीं कि मुसलमान 92% वोट मुसलमान का कांग्रेस को मिला। तो कांग्रेस अपने आप हारती है, कांग्रेस को हराता नहीं। अभी हरियाणा में कांग्रेस अपने आप हारी, कोई कांग्रेस को हराता नहीं। बहुत शुक्रिया आपका।